विषय बहुत ज़्यादा चर्चित है, वो है वोकल फॉर लोकल। मोदी जी बार बार अपने भाषणों में इस शब्द का इस सेंटेंस का उल्लेख कर रहे हैं। हम बस इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं और इन पर चर्चा में ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये वोकल फॉर लोकल कहने का मतलब क्या है। देखिए, वोकल फॉर लोकल का जो शुरू में ये जब आया एक आंदोलन के रूप में पूरे देश में, तो ये हुआ कि चाइनीज़ सामानों का हमें बहिष्कार करना है। अच्छा, चाइनीज़ सामानों का बहिष्कार करना ही वोकल फॉर लोकल है, या फिर मान लीजिए जो मुंबई में सामान बनता है और हमारे गांव में बिकता है, क्या उन सामानों का भी बहिष्कार करना वोकल फॉर लोकल के तहत आएगा। देखिए, हमारा ये मानना है कि अगर जब देश की आर्थिक के गतिविधियों के बारे में आप सोचेंगे, तो ये बात सही है कि विदेशी सामान को हमें कम से कम खरीदना चाहिए और देश के सामान को खरीदने को लेकर ज़्यादा तत्परता दिखानी चाहिए। लेकिन एक गांव का निवासी होने के नाते हम एक और अपील करेंगे आपसे कि वोकल मतलब यही नहीं है कि केवल आप चाइनीज सामानों का बहिष्कार करिए। वोकल फॉर लोकल का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए मैं जौनपुर जिले का निवासी हैं, तो मेरी ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम जो भी सामान खरीदें या जो भी आर्थिक गतिविधियों में अपनी हिस्सेदारी जताएं, उसमें मैक्सिमम सहयोग किसका होना चाहिए, वो जौनपुर जिले में निर्मित सामानों का होना चाहिए। अगर हमारे लिए, तो मैं तो ये समझता हूँ कि मुंबई या दिल्ली का कोई व्यापारी आकर अगर हमारे गांव में अगर कोई भी सामान बेच रहा है, वो सुई धागा से लेकर कपड़ा, दवाई और सिलाई के सामान से लेकर किराने के सामान से लेकर किसी भी तरीके की अगर आर्थिक एक्टिविटी यहाँ पर वो स्थापित करता है, तो मैं तो समझूंगा वो मेरे लिए चाइना ही है। कारण ये है कि जब आपके गांव में, जैसे मान लीजिए आप कभी कभी ये कहते हैं ना, जैसे आपके गांव में अगर छोटी सी किराने की दुकान है, तो अधिकतर ये सोचा जाता है यार ये तो बहुत कमाई करता है। आप सोचिए, जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट जिस तरीके से पूरे देश में अपनी आर्थिक गतिविधियां फैला रखी हैं, ये पूरे देश को किराने का ही नहीं, कपड़े का ही नहीं, इवन आप जितने भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं सबकी ये बिक्री करता है। तो सोचिए कितना कमाई कर रहा है। और ये कमाई करके ये केवल ऐसा नहीं है, इसमें विदेशों की भी बहुत ढेर सारी हिस्सेदारी है। अब भले ये भारत का सामान भारत में ही बेच रहा है, लेकिन अगर बेचने वाला विदेशी है या बेचने वाला अगर व्यक्ति बाहरी है, तो मैं तो समझता हूँ कि मेरे लिए वो चाइनीज है। कारण ये है कि अगर आपके गांव से जुड़ा हुआ जो भी व्यक्ति, आपकी ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि जितनी भी सामान आप खरीदते हैं, पहली ये कोशिश होनी चाहिए कि आपके गांव में अगर गांव में अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो आप वहीं से खरीदिए। अगर वहां से नहीं हो रहा है तो आसपास के मोहल्ले से खरीदिए। अगर वहां से नहीं हो रहा है तब जाकर आप बाहर की तरफ दिखिए। कारण ये है, अब जैसे नाई की दुकान भी हबीब खोल रहा है। हबीब जो नाई की दुकान है, ये बड़े बड़े शहरों में खोल रहा है। आप बताइए, अगर हबीब इतनी कमाई करके ले जाएगा तो वो इन्वेस्ट कहाँ करेगा। मान लीजिए उसे कोई घर खरीदना हो या कोई घर बनवाना हो, तो अपने जहाँ पे वो रहता है वहां पे बनवाएगा ना। वो मुंबई में घर बनवाएगा। जब मुंबई में घर बनवाएगा तो मुंबई में जो मजदूर होंगे वो काम करेंगे, वहां के रेता, सीमेंट, बालू, सरिया यूज होंगे। उसमें हमारे गांव का, हमारे जिले का क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं ना। मतलब हम कमाई करवा रहे हैं हबीब को, और हबीब सारा इन्वेस्टमेंट तो अपने गांव में कर रहा है, यानी अपने घर में कर रहा है। अगर हम अपने यहाँ के नाई को ज्यादा प्राथमिकता देंगे, या अपने यहाँ की जो किराने की दुकान है, अपने यहाँ की जो कपड़े की दुकान है, या अपने यहाँ के जितने भी सेल्समैन हैं, इवन अपने यहाँ के जो साग सब्जी, अब तो आप समझिए कि ये वोकल फॉर लोकल के चक्कर में रिलायंस अपनी कमाई बढ़ा रहा है। क्यों कमाई बढ़ा रहा है? क्योंकि वो सब्जी से लेकर सुई, तागा, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक सारे सामान जो है बेचना शुरू कर दिया है। उनके सेल्समैन आपके गांव में आके सामान बेच के चले जा रहे हैं। इसमें तो उसका फायदा है ना। आप ये बताइए, रिलायंस मान लीजिए बहुत कमाई किया, बहुत कमाई करने के बाद वो टैक्स दिया सरकार को, तो टैक्स जो सरकार को जाता है वो हम ही को थोड़ी नहीं मिलता है। वो रिलायंस का जहां ऑफिस है, जहां मुकेश अंबानी का घर है, उस टैक्स का यूटिलाइजेशन उस मोहल्ले में भी होता है। अब आप ये कहेंगे कि रिलायंस स्कूल खोलता है, कॉलेज खोलता है, हॉस्पिटल खोलता है। अरे भैया, आप ये बताइए, आप रिलायंस का सामान खरीद रहे हैं तो कितने स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल आपके जिले में खुले हैं, या उसके कितने सेवा के कार्य या समाज सेवा से संबंधित कार्य आपके गांव में फायदा हो रहा है। आप ऐसा समझिए कि ये एक बहुत बड़ी सेंट्रलाइजेशन का दौर चल रहा है।
आप कुछ समय के पहले की बात है, रिलायंस जैसे जियो लेके आया, तो जियो जब शुरू शुरू में आया तो सबको फ्री में सप्लाई करना शुरू कर दिया, सबको फ्री में सर्विस दे रहा था। उसकी उसकी वजह से क्या हुआ कि जो छोटी छोटी कंपनियां थी, जैसे यूनिनार हो गया, टाटा डोकोमो हो गया, एयरसेल हो गया, क्योंकि एयरसेल, टाटा डोकोमो और यूनिनार ये आम पब्लिक को सबसे पहले सस्ते में जो है फोन की सर्विस, फोन से संबंधित सर्विस मुहैया कराई। एक समय ऐसा आया कि जब रिलायंस का धाक जमी तो ये सब सारी दुकानें बंद हो गई, और शुरू शुरू में रिलायंस ने तो फ्री में दिया। आज की डेट में अगर रिलायंस का जो भी रिचार्ज की वैल्यू है, अगर आप पर मंथ काउंट करेंगे तो आज के 3 साल 4 साल पहले एयरसेल और आपके जो यूनिनार थे उनका जितना रिचार्ज करने का पैसा लगता है, उतना ये पैसा धीरे धीरे लेने लगा है। धीरे धीरे 1-2 साल के बाद ये स्थिति बनेगी, क्योंकि मार्केट में 3 ही कंपनियां बची हैं, एक रिलायंस की जियो बची है, दूसरा एयरसेल बचा है, एयरटेल बचा है, और तीसरा हमारा कौन सा बचा है, वोडाफोन बचा है। अब ये बताइए, जहां पर 10-20 कंपनियां काम कर रही थी, और ये सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है मुंबई का एक पूंजीपति अपना व्यापार इस तरीके से फैलाता है कि गांव का बच्चा उसका एक प्रकार के कस्टमर बन जाता है। उसकी वजह से छोटे दुकानदार प्रभावित हो गए। आज के डेट में यही हो रहा है, फ्लिपकार्ट और अमेजन और ये इस तरीके की जो गेम खेली जा रही है। आप ये बताइए, आपके गांव में मेला लगता है, दिवाली का कोई कार्यक्रम होता है, कोई रामायण होता है, कहीं कहीं नाटक होता है, कहीं नौटंकी होता है, कहीं नाच होता है, उसमें फ्लिपकार्ट कितना चंदा देने आता है, या उसमें अमेजन वाले कितना चंदा देते हैं? वो नहीं देते हैं ना। तो आपको इस पॉलिसी को समझनी चाहिए। हालांकि कुछ दुकानदार, अब दुकानदार का सामान इसलिए महंगा हो जाता है क्योंकि एक सप्लाई चेन होती है, कंपनी से सामान बनता है, कम से कम 10 एजेंसी से पास होते हुए एक गांव के छोटे से दुकान में आती है, इसलिए वो थोड़ा सा रेट ज्यादा लगता है। जबकि जो बड़े बड़े दुकानदार हैं उनको क्या है, वो तो जो कंपनी प्रोड्यूसर है उससे ज्यादा क्षमता रखते हैं, उससे डायरेक्ट सामान ले लेते हैं, इसलिए उनका सस्ता नजर आता है। लेकिन सस्ता महंगा अपनी जगह, आज वो सस्ता देकर आपको अपना कस्टमर बना रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब वो सस्ता नहीं देंगे, वो तब आपके ही भाव का देंगे। जब ये आपके गांव की सारी दुकानें बंद हो जाएंगी, सारे यहाँ की जो आर्थिक गतिविधियां हैं ये सब बंद हो जाएंगे, तब यही अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे एक सेंट्रलाइज व्यवस्था की दुकान हमारे देश में बनी रहेंगी। और जब ये बनी रहेंगी तो ये जिस रेट से चाहेंगे उस रेट से आपको सामान बेचेंगे। एक बात हो गया। दूसरी बात ये हो गया, जैसे मान लीजिए आपके गांव में अगर कोई कमाई करता है, मान लीजिए वो कपड़े का दुकान रखा है, या मान लीजिए वो सिलाई का कोई काम कर रहा है, या मान लीजिए वो किसी भी साग सब्जी का दुकान रखा है, अगर उससे जो पैसा कमाता है एक समय के बाद वो फिर से गांव में इन्वेस्ट करता है। कैसे? मान लीजिए उसकी कमाई बढ़ गई, उसके पास पैसा ज्यादा आ गया तो जमीन खरीदेगा। जब जमीन खरीदेगा तो वो मजदूर कहाँ से ढूंढेगा? तो वही गांव के आदमी ही तो मजदूरी करेंगे। ईंटा, सीमेंट, बालू ये सब भी खरीदना होगा तो आस पास से खरीदेगा। तो ये पैसा जो कमाई किया था फिर से वो मार्केट में चला गया। लेकिन अगर रिलायंस आपसे कमाई करके लेके पैसा ले जाएगा तो विदेश की यात्रा में जाएगा ना, उसका पैसा उसे तो नाश्ता भी करना होगा तो जाके डरबन में करेगा। उसे अगर क्या कहते हैं किसी दिन पिकनिक भी करनी होगी, पार्टी भी करनी होगी तो जाकर ऑस्ट्रेलिया में मनाएगा, वो आपके गांव में थोड़ी ना आएगा। मैं तो इसका भी पक्षधर हूं। आप रामनवमी या राम जन्मभूमि के नाम पर या और किसी बड़े बड़े त्योहार के नाम पर किसी विशेष शहर में जाके जो पैसा लुटा आते हैं, जैसे मान लीजिए इस समय अयोध्या का दौर चल रहा है, मैं तो इसको बिजनेस के दायरे से देखता हूं। आप ये बताइए, आप अगर अयोध्या को पर्यटन स्थल बनाते हैं, आप वहां पे जाते हैं तो आप वहां कुछ ना कुछ पैसा खर्चा करेंगे, वहां दिया जला के आते हैं। अगर वही दिया आप अपने घर में जलाएंगे, अब वहां अगर दिया खरीद के जलाएंगे तो वो दिया वहां का बेचने वाला आदमी से खरीदेंगे ना, अपने गांव से थोड़ी ले जाएंगे। आपका पैसा है, आप जाकर अयोध्या में उसको फूंक आ रहे हैं, जबकि आपके घर में भी मंदिर है, आपके गांव में भी मंदिर है। आपके जो गांव में नहीं होगा तो आसपास मोहल्ले में कोई ना कोई बड़ा पीठ स्थली होगा, आप वहां जाकर मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट करिए, 10-20-50 जो खर्चा करना है भगवान के नाम पे वहां खर्चा करिए। इससे क्या होगा? डिसेंट्रलाइजेशन होगा। कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए कि किसी एक शहर के लोग ज्यादा पैसा कमाएं, एक शहर के लोग गरीब बने रहे हमेशा, ये गलत बात है। अब जैसे समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो तो पूरा 80 जिलों के बनते हैं, लेकिन 80 जिलों के बनने के बावजूद वो विकास का कार्य कहाँ पर करते हैं? या तो लखनऊ में करेंगे, और नहीं तो बहुत अब मतलब इस समय जो माहौल बना है
इस समय कर रहे हैं आपके अयोध्या का कर रहे हैं, कुछ समय के बाद प्रयागराज का नंबर आएगा, वाराणसी का नंबर आएगा। यानी गिने चुने 10 जिलों पर 10 जिलों में इनको पैसा फूंकना है। बाकी जो 70 जिले हैं उनका क्या कोई अधिकार नहीं बनता है? अरे वहां पर भी थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करिए। सारा जितना फ्लाईओवर है, जितने चिकनी चमेली वाली रोड है, वो सारे अगर अयोध्या और लखनऊ में बनाएंगे तो हमारा जौनपुर और प्रतापगढ़ क्या किसी से कम है क्या? क्या यहाँ के ऐतिहासिक धरोहर कम है क्या? अरे राम तो सबके मन में बसते हैं ना, लेकिन ऐसा ना हो कि राम के नाम पर पैसा एक ही जगह जाए। हमारा बस यही निवेदन है कि जो भी पैसा हो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए पूरे समाज में। आप जो आर्थिक गतिविधियां सेंट्रलाइज कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन और रिलायंस या टाटा, इस तरीके के जितने भी प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, वो छोटे छोटे दुकानों को खत्म ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो जो दुकानदार सामान बेचते थे आज वो खरीदार हो गए हैं। कोई भी देश की आर्थिक व्यवस्था या किसी भी गांव की आर्थिक गतिविधियां या किसी भी जिले की आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाएगी जब सारे खरीदार बन जाएंगे। देखिए, कोई भी देश या कोई भी गांव अगर सारे लोग खरीदार बनेंगे तो बेचने वाला कौन होगा? अगर सारे लोग दुकानदार बन जाएंगे तो भी खरीदने वाला कोई ना कोई चाहिए ना। देखिए, बहुत खराब लगता है आज जैसा र्यूमर फैला दिया गया है। हम ये देखते हैं कि गांव के किसान, उनकी गरीबी का सबसे बड़ा मुख्य कारण तो मैं ये देखता हूं, वो ढंग से खेती नहीं करते हैं। खेती करते नहीं है, उनको करने ही नहीं दिया जाता है। कभी कोई, जिसे हर जिले में किसान अधिकारी 2500 हैं, जिला कृषक अधिकारी, फिर आप आएंगे तहसील स्तर पर एक अधिकारी होगा, फिर ब्लॉक स्तर पे एक अधिकारी होगा, फिर कृषि मित्र होगा, तरह तरह के न जाने कितने अधिकारी हैं। लेकिन आज तक मैंने कभी किसी अधिकारी को गांव का दौरा करते हुए नहीं देखा। उसका ये जिम्मेदारी होना चाहिए था, वो गांव गांव दौरा करके ये पता करे किस गांव का मिट्टी किस फसल के लिए ज्यादा उपयोगी है। वो किसानों को प्रेरित करता। जब किसानों को प्रेरित करता तो वो किसान धान गेहूं पर जो एकदम आश्रित हो गया है, उसके बजाय वो अलग अलग किस्म की खेती करता। लेकिन कभी भी कोई कृषि अधिकारी गांव में आज तक नजर नहीं आया। किसी कृषि अधिकारी तो नजर नहीं है, बल्कि नहर ओहर वाले कभी जो है रसीद काटने के लिए आ जाते हैं। आप बताइए, कृषि जब जागरूकता फैलाएंगे ही नहीं तो गांव को जो किसान है वो कभी जागरूक हो ही नहीं पाएगा। वो एक ही ढर्रे की खेती लगातार किए पड़ा है। वो कौन सी खेती है? धान और गेहूं, जिसमें कोई बचत नहीं है। अगर वो सब्जी की एक वैज्ञानिक खेती करता या अन्न तिलहन और दलहन की खेती करता, मिट्टी के अगर देखभाल जो कृषि वैज्ञानिक लोग हैं और अगर जो हमारे किसान भाई लोग हैं, अगर एक सामंजस्य बैठाकर वहां पर खेती का वो प्रारूप बनाते कि जो वो मिट्टी है उसके उपयोगी जो भी फसल है अगर वो वहां पर पैदा होता तो जाहिर सी बात है कि उसकी स्थिति ज्यादा अच्छी होती। लेकिन स्थिति उसकी खराब करते करते चले जा रहे हैं। तो हम कई क्षेत्रों की चर्चा एक ही साथ कर रहे हैं। आज पढ़ाई को लेकर भी पूरी तरह मतलब ऐसा माहौल बना दिया गया है कि सरकारी स्कूल का मास्टर कितना भी अच्छा पढ़ाए, लेकिन हमारे मार्केट या हमारे समाज के लोगों में ऐसे ही उनके अंदर कीड़ा डाल दी गई है कि सरकारी टीचर किसी काम के नहीं है। यानी वो 200 रुपया जाकर अगर किसी के यहाँ ट्यूशन पढ़ता है तो उसको लगता है कि वहां पर पढ़ाई अच्छी हो रही है, जबकि वहां पर 70,000 80,000 पेमेंट पाने वाला जब शिक्षक पढ़ाता है तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ऐसा नहीं, वो तो बहुत अच्छा पढ़ाता है लेकिन दिमाग में पहले से ही खुरापात है कि ये ज्यादा अच्छा नहीं पढ़ाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो समाज है उसको विकृत किया जा रहा है। विकृत किस स्तर पे किया जा रहा है? सबसे पहले तो हमारे समाज के जितने भी लोग हैं सबको खरीदार बनाया जा रहा है। यानी कोई भी सामान ना बेचे बल्कि सब जो है कंज्यूमर बने, सब जाके कस्टमर बने। यानी किसान को भी ऐसा माहौल बना दे रहे हैं। मैं तो देखता हूँ गाँव में खेती है, गांव में उनका घर है, घर के जस्ट बगल खेती है, लेकिन अगर चाहे तो 2 बिस्से जमीन में वो मटर, टमाटर, धनिया, मिर्चा सब कुछ बोकर अपनी कम से कम उनको शाम को सब्जी खरीदने की जिम्मेदारी न जरूरत न पड़ती। लेकिन पता नहीं कैसी विकृत मानसिकता उनकी बना दी गई है। वो केवल एक ही फसल के रट लगाए हैं, धान और गेहूं बोना है। इससे क्या हो रहा है कि वो पैसा जो है मार्केट में फेंक रहे हैं। किस लिए फेंक रहे हैं? उनको टमाटर खरीदना है, संझक आलू खरीदना है या फिर मिर्चा खरीदना है। ये सब चीज वो पैदा कर सकते थे। तो जैसे कृषक के मानसिकता को विकृत किया गया और ये विकृत करने वाले मार्केट के लोग थे। और ये मार्केट के लोग ये सामान्य लोग नहीं थे कि जो हमारे यहाँ सब्जी बेचते थे। ये रिलायंस की कंपनी जिस दिन सब्जी बेचना शुरू कर दी उसी दिन से इसकी ये धारणा बनी कि हम इस तरीके की मानसिकता फैलाएं कि उसके यहाँ से जो सब्जी खरीदेगा वो ज्यादा शुद्ध सब्जी होगा। जबकि गाँव का किसान डायरेक्ट अगर कोई पालक अगर खोट के लाता है उसको आपको बेचता है तो कहीं ना कहीं ये रहेगा कि वो अशुद्ध है। इस तरीके की जो कूड़ा करकट की बात चल रही है इससे आपको थोड़ा ऊपर उठना होगा।
तो आज दिवाली के मौके पर हम आपसे यही अपील करना चाहेंगे कि इस बात को कायदे से आप समझिए। वोकल फॉर लोकल का मतलब ये नहीं है कि हम केवल चाइनीज सामानों का बहिष्कार करें, हम उन चीजों का भी बहिष्कार करें जो हमारे मोहल्ले में पैदा होता है, लेकिन अगर उसको बेचने के लिए किसी दूसरे मोहल्ले का आदमी आता है तो आप उन जैसे हम तो ये समझते हैं कि जैसे हम जौनपुर जिले के हैं, जौनपुर जिले के बाद एक छोटे से गांव के हैं, तो अगर गांव में कोई चीज मिल रही है तो हम काहे मुंबई में अगर कोई दुकानदार बैठा है सस्ता बेचे चाहे महंगा बेचते हैं, हम उससे काहे खरीदें। कारण ये कि उससे खरीदेंगे तो उससे हमें जीवन में कभी दोबारा रिवर्स डायरेक्शन में लाभ नहीं होने वाला है। तो वोकल फॉर लोकल का मतलब मैं जहां तक समझता हूं कि जैसे आपका जो गांव हो वो आत्मनिर्भर बने, आप खुद अपने आप में आत्मनिर्भर बने, वो चाहे किसानी को लेकर हो, वो चाहे छोटे मोटे व्यवसाय को लेकर हो, चाहे गांव की एक छोटी सी आर्थिक गतिविधियां को लेकर हो। ऐसा आप कतई ना सोचिएगा कि वोकल फॉर लोकल का मतलब कि केवल चाइनीज मोबाइल का बहिष्कार करना है, चाइनीज चिप का बहिष्कार करना है, चाइनीज कार्ड का बहिष्कार करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक ही बात समझिए कि अगर रिलायंस वाला भी आपके गांव में आके मार्केटिंग कर रहा है तो उसको भी आप चाइनीज ही समझिए, उसको आप अपने देश का ना समझिए। क्योंकि बहुत करेगा, दो चार ठो यूनिवर्सिटी खोलेगा, वो भी मुंबई में खोलेगा, पुणे में खोलेगा, अपने दामाद के यहाँ खोलेगा, हमारे यहाँ क्या खोलेगा? हमारे यहाँ कोई भी ऐसी गतिविधियां नहीं फैलाएगा ना। अगर टाटा वाला भी कोई ऐसी काम कर रहा है तो आप उसको भी समझिएगा वो बाहरी है, क्योंकि आप देश के प्राइम मिनिस्टर नहीं है कि देश भर के आर्थिक स्थिति सुधारने का ठेका लिए हैं। पहले आप अपने गांव की स्थिति सुधारिए, जब गांव की सुधर जाए तो थोड़ा सा और विकसित मानसिकता डेवलप करिए, आप जिले लेवल पे आइए, जब जिले लेवल पे आइएगा तो प्रदेश लेवल को देखिएगा, जब प्रदेश लेवल पर बात सही हो जाए तब इसके बाद जो है आप पूरे देश की आर्थिक गतिविधियों के बारे में सोचिएगा। आज दिवाली के उपलक्ष्य पे आपसे बस यही अपील है, आप अपने आसपास पड़ोस वाले जो भी है, जो भी नाई से दुकान, चाहे नाई वाला हो, चाहे ठेले वाला हो, चाहे खुमचे वाला हो, चाहे रेस्टोरेंट वाला हो, चाहे कपड़े वाला हो, या एक किसान जो भी साग सब्जी बेचते हैं, आप कोशिश करिए कि जो आपके आसपास हो आप उनसे खरीदारी करिए। महंगा दे रहे हैं तो आप उनसे जीरा करके सस्ता कराइए। ऐसा नहीं कि जिस रेट को बोल रहे हैं उसी रेट का खरीदिए, आप सस्ता कराइए, लेकिन उससे खरीदेंगे तो कभी ना कभी रिवर्स होकर वो पैसा आपके गांव में फिर से आएगा। और इन्हीं सब बातों के साथ आज की जो ये चर्चाएं हैं मैं ख़त्म करता हूं। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली और राम राम।